तो मैंने नोट करना शुरू किया. सो आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स. सो मैं बोला कि कुछ एड्रेस करना हो तो कुछ, तो मे भी कुछ चीज़ें नोट करनी मेरे से रह भी गई हो, बिकॉज अभी इस पे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था आपकी तरफ से, दैट वाज रिकॉग्निशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. ऑफ कोर्स सोसाइटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट हैज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. सो सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड, उसमें देर इज़ नो सेकेंड थॉट ऑन इट. So that is the thing. Second thing which was highlighted, that was transparency of the deal. So generally deal को लेके perceptions होते हैं सबके, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर है, बिल्डर इन्वॉल्व है, तो these things are very normal. So transparency में कैसा है ना, देखो कुछ भी मैं डाइवल्ज करूँ, एनीथिंग आई डाइवल्ज ऑन बिहाफ ऑफ रीजेंसी ग्रुप, बिफोर दैट वी शुड बी वेरी क्लियर दैट 1650 घर हम बना के 10 टावर हम कंप्लीट करके पोजीशन दे सकते हैं, तो ही हम एसोसिएट होंगे, नहीं तो हम एसोसिएट नहीं होंगे. तो मैं कुछ भी बोलूँ हमारी क्या डील है, हमारे मन में क्या है, तो आज वो बहुत अनसर्टन स्टेज है. तो अभी हमारा उस पर डीप डाइविंग चल रहा है, कितना खर्चा बाकी है, कितना रेवेन्यू बाकी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैश फ्लोज क्या है, इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो को कैसे मैच करेंगे, एंड देन वी विल कम टू अ वन proper understanding whether the inflows are able to meet the outflows. And if that is the situation, क्योंकि मेजर इनफ्लो तो आपसे ही आना है. हमारी वर्किंग में मेजर इनफ्लो मोर देन 65% इनफ्लो तो आपसे ही आना है बिल्डिंग बनाने के लिए. आपसे मतलब 10 टावर से. हाँ, मतलब एक यू आर रिप्रेजेंटिंग 10 टावर्स, मतलब आप एक सोसाइटी नहीं हो, आप 10 सोसाइटी हो. तो क्योंकि देखो आप यूनिटी में ही, तो अगर सब मिलके काम करेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो एनीथिंग डाइवर्जिंग विल बी ओनली आफ्टर वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस डील कैन बी टेकन थ्रू. हमने प्रिलिमिनरी वर्किंग किया, प्रिलिमिनरी वर्किंग में कुछ फिगर्स आए, लेकिन वो फिगर को फिर हमको ऑडिट करना है, डीप डाइव करना है. तो अब हम वो सेकेंड स्टेज में, हम डीप डाइविंग स्टेज में, हमारे ऑफिस में डे इन डे आउट अभी ये काम चल रहा है कि हमने जो प्रिलिमिनरी वर्किंग के फिगर्स निकाले वो प्रॉपर है नहीं है. तो पहले हम एक फिगर निकालते कि इतना इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, हो गया चलो हम कर लेते हैं. ऐसा नहीं है, हमने इनफ्लो निकाला, आउटफ्लो निकाला, प्रिलिमिनरी वर्किंग में हमको लगा कि हो सकता है, तो हम उसमें अब आगे और डीप स्टडी कर रहे हैं, आगे और डीप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं. उसके बाद कई बात आई प्रॉफिट शेयरिंग की. तो अब प्रॉफिट शेयरिंग में कैसा है ना कि खर्चा है अराउंड 1000 करोड़. मैं एक बॉल पार्क फिगर बोल रहा हूँ, फिर वो 1100-1200 भी हो सकता है, लेकिन 999 करोड़ 99,99,999 नहीं होगा. 1000 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं होगा, 1000 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है. अब 1000 करोड़ खर्चा है, जिसमें कुछ समझो 600-650 करोड़, कुछ हमको लगता है कि कुछ 600 करोड़ की रिकवरी है, 600 करोड़ की, और 200-300 करोड़ का समझो अनसोल्ड इन्वेंट्री है. तो अभी ही डेफिसिट है, अभी ही डेफिसिट है. तो प्रॉफिट शेयरिंग तो मतलब हम तो उस पर काम कर रहे हैं कि जो गैप है वो गैप कैसे ब्रिज हो. तो गैप ब्रिज करने के लिए अब 1200 करोड़ का खर्चा है. एग्जैक्टली अब मैं आपको फिगर ही बता देता हूँ, अननेसेसरी हम लोग क्यों. तो 1200 करोड़ का खर्चा है, 1200 से 1250 करोड़ का खर्चा है. तो 800-900 करोड़ अगर इधर से आता है, देखो 650 करोड़ रिकवरी है, तो जरूरी नहीं ना सबकी आएगी. कुछ हो सकता है लोन एनपीए हो गए हो, कुछ और इश्यूज हो, कुछ बाहर को जेन्युइन फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, पैसे तो आएंगे नहीं. उसके बाद कुछ इंटरेस्ट पेमेंट, कुछ पैसे लिए हुए हैं एडवांस जिस पे इंटरेस्ट पे करना है, वो भी पैसे आने वाले नहीं है, वो फ्लैट में क्रेडिट हो जाएंगे. उसके बाद अनसोल्ड इन्वेंट्री से कुछ पैसा आना है, जो आज हम बोलते हैं 200 से 300 करोड़ है, लेकिन अनसोल्ड इन्वेंट्री से पैसा कब आएगा, जब वो बिकेगी. और आज तो बिकने की पोजीशन
आज कोई भी आके खरीदेगा नहीं, तो वो बिकेगी कभी जब पूरा बन जाएगा, रेडी पोजीशन होगा, तब वो बिकेगा। आज वो बिकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे डेफिसिट है, तो हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो सरप्लस रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग आर मतलब नीडलेस टू से, मतलब इनको डिस्कस करके मतलब नहीं है। उसके बाद कंप्लायंसेस आपने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, तो मेरे को लग रहा था मैं कोई अब कमिश्नर के सामने बैठा हूँ और असेसमेंट कर रहा हूँ और वो मेरे को बोल रहा है ये दो मिस स्टेटमेंट, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। तो मेरे को लग रहा है कि कोई सीए ने बनाया ये प्रेजेंटेशन। तो क्योंकि मैं भी सीए हूँ, तो ऑफिसर मेरे को ये सब देता है, ये सब मेरे लिए डे इन डे आउट है, तो इसलिए मैं नोट कर रहा था। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दैट, मतलब तो आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल क्योंकि मैं रोज़ ये करता हूँ। तो इसमें कैसा है कि कंप्लायंसेस आपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स वंस वी आर एग्रीइंग देन दैट डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड, दैट इज़ नो इशू। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद एमिनिटीज़ की बात आई, तो एक मिनट, एमिनिटीज़ में देने से पहले एक और चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि यहाँ पे कहा है कि बायर्स के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट की जाए। आपके इसमें आया था बायर्स के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो वो लीगली पॉसिबल नहीं है, और है तो भी हम उस पर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हम एक बार लीगैलिटी में चले गए तो लीगैलिटी के इतने अलग एस्पेक्ट है, इतना टाइम चला जाएगा उसमें कि हम लोग मतलब स्टैम्प ड्यूटी है, जीएसटी है, इधर हमको पूरा बनाने का पैसा नहीं, हम स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी कहाँ से भरेंगे? और स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी ऐसा इट विल रन इनटू सेवरल क्रोर्स। तो हम लोग उसमें जाएंगे। पहले तो मैं आपके साथ डीए करूँगा कैसे? आप फ्लैट बायर हो, आप डीए तो लैंड वाले के साथ की जाती है, और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, लैंड मॉर्गेज है, फ्लैट भी मॉर्गेज है। तो अपर हैंड किसका है? जिसका लैंड है। लैंड के ऊपर ये टेबल हटा दो, ये टेबल जिसका है वो बॉटल भी उसकी है, ऐसा है। लैंड जिसका है, स्ट्रक्चर का राइट भी अल्टीमेटली उसका ही होता है, या बैंक बोलेगा लेके जाओ अपना फ्लैट। आप समझे मेरी बात? तो डीए करना बायर, वो डीए लैंड ओनर से होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट उससे होता है जिसके पास वो लैंड के डेवलपमेंट का राइट हो। आपके पास फ्लैट है तो डेवलपमेंट राइट कभी आता है, या लैंड की ओनरशिप हो या लैंड का लीज होल्ड राइट हो। यहाँ पे न फ्री होल्ड राइट है न लीज होल्ड राइट है, लैंड तो मॉर्गेज है। यहाँ पे आपको फ्लैट है, तो वो लीगैलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप बार बार कह रहे हैं कि अगर हम आए तो हमारा रोल रहेगा कि जो एक एक पैसा आ रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे। जो पैसा अकाउंट में आ रहा है वो काम में लगना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में लगना चाहिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगना चाहिए। एक हमारा काम वो है। दूसरा जो डेफिसिट है, वो डेफिसिट कैसे फाइनेंस हो, वो हमारा काम है। क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 बोला गया रीजेंसी ले रहा है, नहीं, रीजेंसी सिर्फ क्लस्टर 2 ले रहा है, और ये कंडीशन पे ले रहा है कि वो क्लस्टर 3 भी बेचेंगे। क्लस्टर 3 भी बेचेंगे क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो करना है वो दोनों के सेल प्रोसीड से होगा, क्योंकि एक एलआईसी भी है, तो एलआईसी को पैसा देना है, रीजेंसी एलआईसी को पैसा देगा। समझो, क्लस्टर 3 वाला एस्क्रो में पैसा देगा, तब जाके वो गाड़ी चलेगी। नहीं तो वो डेफिसिट ब्रिज करना, हम जो बहुत सोच रहे हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा कॉम्पनसेशन की बात है, तो कॉम्पनसेशन चाहिए तो फिर शायद सिर्फ कॉम्पनसेशन ही मिलेगा, फिर फ्लैट का डिफिकल्टी है। तो हम लोग कोई इमोशनल टॉक करने नहीं आए हैं। कहीं बोला गया था कि रीजेंसी इमोशनली बोल रहा है कि आपको घर दिलाएंगे, तो हम देखो, हम बहुत छोटे लोग हैं। एक हमारे सर ने, महेश सर ने एक विजन किया कि ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, किसी ने प्रेजेंट किया उनको कि अटका हुआ है, हेल्प करना चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? ये लैंड मिलेगा, उसके बाद में, लेकिन हम ये लैंड लेने से पहले क्या इंश्योर करेंगे कि 1650 घर तैयार होने चाहिए। तो कॉम्पनसेशन वगैरह ना, यहाँ पे बहुत थिन लाइन पे काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक रीजेंसी की फंड्स हैंडल करने की मास्टरी है।
खर्चा कैश आउटफ्लो मैनेज करने की मास्टरी है, तो रीजेंसी इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट है। इसके पहले 3 जन और आए, क्यों नहीं रुके? क्योंकि मालूम था मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा। हम लोग आपको ये बताते हैं कि अधिराज को हम कैसे जानते हैं। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कहा कि हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है नोवा 10, वो लैंड हमने अधिराज से ही खरीदा था। तब मैं निकुंज गुप्ता, उनके फादर ब्रिजभूषण गुप्ता और उनके चाचा कुंज गुप्ता जी से बैठा था। तब मैंने इनको बोला था कि आप ये फ़ंड का क्या कर रहे हो अभी? तो उन्होंने बोला मैं ये फ़ंड इसमें इन्फ्यूज़ करूँगा ताकि मैं ये कर सकूँ, उसके बाद मैं सेकंड क्लस्टर को डेवलप करूँगा, उससे पैसा कमा के थर्ड क्लस्टर को डेवलप करूँगा। तो मैंने बोला निकुंज जी, मैं आपको बताऊँ, आज आपकी जिस स्थिति में ये प्रोजेक्ट है, ये सारे सॉल्यूशन जो है वो वर्केबल नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ भी कहूँगा, आपके माइंड में दूसरी थॉट प्रोसेस चल रही है तो आप भले कर लीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा 2-3 बड़ी कंपनी से टॉक्स चालू है, L&T था, रेमंड रियलिटी था, बिरला था, लोधा थे। तो हमने बोला आप कोई भी चाहिए, सब वो DM मॉडल में जाएंगे, आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका गोदरेज था, उनका जो खर्चा करने का तरीका है वो नॉर्मल बिल्डर से बहुत ज़्यादा है। और उनका, इसके लिए आपने देखा होगा कि जब रीजेंसी कोई चीज़ बेचता है तो 10-12 हज़ार में बेचता है, तो L&T आके 17 हज़ार में बेचता है, क्योंकि उनका कॉस्ट उतना लगता है, कोई वो हद से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वैसा नहीं है। तो हमने बोला था कि आप देख लीजिए। तो 3 साल के बाद तकरीबन हम लोग अभी कुछ 2-3 महीना पहले मिले थे, तो ऐसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने मेरे को सामने से बोला कि हमको महेश जी से मिलना है कि ये प्रोजेक्ट अब उस तरह से नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि इस प्रोजेक्ट में बैंक का इनको OTS किया हुआ है, शायद आपको पता नहीं है, ये NPA हो चुके हैं। NPA के बाद बैंक ने 1 टाइम सेटलमेंट का भी एक अमाउंट तय किया है, अब वो उनको पे करना है। उसके लिए उनके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम और बचा है। वो नहीं होगा तो मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि शिर्के जी को उन्होंने पहले कहा आप हमारे इनको डराइए नहीं, ये नहीं। लेकिन क्या रहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर, मुझे कैंसर है और डॉक्टर मुझे बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा नहीं, तो मैं लड़ने की शक्ति भी पैदा नहीं कर पाऊंगा। तो हॉनेस्ट ओपिनियन ये है कि मुझे मेरी बीमारी से अवगत कराया जाए ताकि मैं उससे लड़ने की शक्ति भी डेवलप कर सकूं। ये एक अपना अपना विचारधारा है, ओपिनियन है। तो बैंक विल डेफिनेटली कम इन पिक्चर विद इन अ मंथ और 2, अगर उनको उनका पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं मिला। दूसरा एस्पेक्ट जो महेश भाई ने इनके साथ बैठने के बाद कहा कि यहाँ पर जो खर्चा है वो तकरीबन 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास का मोटा मोटी है, जो 2-5% की एस्केलेशन के बाद शायद 10% इधर उधर हो सकता है। तो हमने उस फंड को मैनेज करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया। तो हमने देखा कि 632 करोड़ रुपया टोटल रिसीवेबल है 10 बिल्डिंग से। तो महेश भाई ने बोला कि अब आपको ये ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी जिसमें निकुंज गुप्ता या अधिराज ये लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, लेकिन हमने उनको बोला ये ज़मीन बिकेगी तो इसका पैसा जो आएगा वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में होगा, ताकि कोई भी इनिशियल स्टेज पे ना आपका अनसोल्ड इन्वेंट्री बिकने वाला है। आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूँ अधिराज का जो ये प्रोजेक्ट है, आपने जिस रेट में लिया है उससे 3000 कम में भी एक और फ्लैट मिलेगा, आप लोगे? ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा, ना इन्वेस्टर आएगा ना ये आएगा। तो हमने इस चीज़ को करा कि पहले वो 200-225 करोड़ रुपया फंड इन्फ्यूज़ करेगा। पर इसमें एक तीसरी दिक्कत ये है कि ये बिल्डिंग अगर आपकी बन भी जाए किसी तरह तो उसका OC नहीं आ पाएगा, क्योंकि OC के लिए ये बिल्डिंग लिंक्ड है MMRDA स्कीम से, रेंटल हाउसिंग स्कीम से। तो जब तक रेंटल हाउसिंग स्कीम की 25% की बिल्डिंग बन के OC नहीं मिल पाती, तब तक आपको आपके फ्लैट का OC नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है कि रेंटल हाउसिंग स्कीम में जितने भी बिल्डर्स गए उसमें मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स, चाहे वो वर्ली में हुआ या इधर हुआ, वो स्टक्ड अप है। जैसे आपने क्लैन सिटी देखा होगा, एक्स ब्लॉक देखा होगा, या अरियंत भी देखिए, बहुत डिफिकल्टी से वो पूरा हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें MMRD की स्कीम कैसे थी कि 3+1, जिस एरिया में कॉरपोरेशन नहीं थी
जोनिंग अथॉरिटी नहीं थी, प्लान पास की सैंक्शन अथॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पर MMRDA ने एक स्कीम डाला कि अगर आप हमको 1/3 हम आपको 4 का FSI देते हैं, उसमें 1/4 आप हमको बना के दीजिए और 3 FSI आप लीजिए, 3 का 1/3 आप हमको उधर बना के देंगे, तो 4 FSI आप मोटा मोटी देंगे। लेकिन उसको पूरा करने के लिए FSI फ्लोर स्पेस एंड इंडेक्स को उनको इंडेक्स मतलब हाइट में जाना पड़ा। इन्होंने अपने इनिशियल स्टेज पे जो माल बेचा था वो 4-4.5 हज़ार रुपये बेचा था। हमने तब भी कहा था कि 50 माले के टावर को कंप्लीट करने के लिए 6-7 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। तो इनका जो सेल हुआ है 4-4.5 हज़ार रुपये में, और इनको जो चीज़ पड़ी है 7 हज़ार रुपये में घर पे बना के, और उसके बावजूद उनको रेंटल का जो स्कीम देना है उसका कॉस्ट अलग है। तो ये प्रोजेक्ट वायबल था ही नहीं। ये किसकी गलती से हुआ, क्या हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सिचुएशन से अवगत करा रहा हूँ कि आपको आपके फैक्ट्स जब तक सामने नहीं आएंगे तो उस हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे जो आपकी बेहतरी के लिए है। बाकी तो आपको गाइड करने वाले बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से वो करते हैं। पर तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट आया, जो हमने सोचा कि एमिनिटीज़। अब एमिनिटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि रीजेंसी ने इनसे किया कि आपने जो भी एमिनिटीज़ दी है फ्लैट के अंदर की इंटरनल एमिनिटीज़, जो कमिटेड एमिनिटीज़, वो आज की मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ हम लोग रिप्लेस करके या वैसी हम उसमें देंगे ही देंगे। उसके लिए वायबिलिटी के इश्यू को हमने पहले एनालाइज किया, उसके खर्चे को एनालाइज किया, उसके बाद हम उस खर्चे पे पहुंचे। दूसरा आया जो आपके क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 का आउटडोर का जो एमिनिटीज़, तो हमने देखा कि आपने जब ये फ्लैट खरीदा तब आपको बताया गया था कि 60 से 70 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनेगा। तो हमने बोला कि इस पूरे लेआउट में जो फ्लैट्स बनने वाले हैं वो तकरीबन 10-1 हज़ार फ्लैट्स हैं। तो हमने बोला कि जब तक अभी बैंक नहीं निकाली जाएगी तब तक ये प्रोजेक्ट चाहे न चाहे बैंक अपना प्रोसेस फॉलो करेगी अपने फंड्स को रिकवर करने के लिए। तो जिस भी DRT NCLT वो जो चाहना चाहे उसमें जाएगी। तो तब तक बैंक नहीं निकलेगी ये प्रोजेक्ट मॉर्गेज फ्री नहीं होगा। मॉर्गेज फ्री नहीं होगा तो हमने इसकी एमिनिटीज़ के लिए एक तरीका ढूंढा। हमने लास्ट 3 महीना इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करी है, और 3 महीने के बाद करने के बाद हमने इस सिचुएशन में पहुंचे कि हम लोग एक ऐसा तरीका अपनाते हैं कि इंडिविजुअल क्लस्टर को इंडिविजुअल क्लब हाउस देंगे, और इंडिविजुअल क्लब हाउस जो रहेगा वो लगभग 25 से 30 हज़ार फुट का रहेगा। तो अगर आप इन टोटलिटी में करेंगे तो 3 क्लस्टर को मिला के 1,00,000 स्क्वायर फीट से ऊपर का क्लब हाउस चला जाएगा। तो हमने उसको रखा कि आपके क्लस्टर 1 में 25 से 30 हज़ार फुट का क्लब हाउस आ जाएगा, वो डिज़ाइन भी सब आ जाएंगी। लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए हमने अधिराज को ये कंडीशन रखा कि हम हर बिल्डिंग के हर मेंबर से मिलना चाहेंगे, हम ये ओपिनियन देखना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। कारण क्या है कि साहब आप जिस जगह पे हो वहाँ पर तो हो, और हम लोग आके अगर हम आपको निकाल नहीं पाए तो हम भी अटक जाएंगे, जो हम नहीं चाहेंगे, टू बी वेरी हॉनेस्ट। तो हमने कल भी इस प्रोजेक्ट के बारे में, परसों भी, और लास्ट वीक में 2-3 हमने बिल्डिंग के मेंबर से मीटिंग करी है। और फॉर्चुनेटली कुछ एक लोग कल भी थे, कुछ एक लोग परसों भी थे जिन्होंने पास्ट में रीजेंसी से फ्लैट्स लिए हैं। मैं आपको एक मस्त बात बताता हूँ कि कोविड के पीरियड में रीजेंसी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अनंतम, रीजेंसी अनंतम डोंबिवली में 55 लाख स्क्वायर फीट, 4,500 फ्लैट्स बने, डिलीवर हो गए 4.5 साल के अंदर। फेडरेशन हो गया, सोसाइटी इंडिविजुअल सोसाइटी बनी, उसके बाद एपेक्स बॉडी बनी, फेडरेशन भी बन गया। शायद शिरके जी ये इजीली समझते, तो वो बन गई। हमने जो भी कमिटमेंट करी है, हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कमिटमेंट है, और हमारी कमिटमेंट ये है उनसे, अधिराज वालों से, कि हम इस डॉक्यूमेंट में तभी आएंगे, हम डॉक्यूमेंट में आएंगे तो हम 100 करोड़ रुपीस का फंड पहले रखेंगे एस्क्रो में FD के माध्यम से, कि हम क्लियर कर सके कि हम ये चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम इसके लिए हम आपसे मिलना, हमारी रिक्वेस्ट थी अधिराज को कि नहीं हम पहले मिलना चाहेंगे। कारण क्या है कि साहब समझो कल को कोई चीज़ का हम आपको हमारा साथ चाहिए ही नहीं, और हम ज़बरदस्ती आपके साथ को खींचें, हम भी अटकेंगे, आप भी अटकेंगे, और हम अटकना नहीं चाहते। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लोधा रियलिटी,
L&T, गोदरेज, बिरला, काफ़ी सारे बड़े वो आ गए और पीरामल, लेकिन कोई भी वायबिलिटी इस प्रोजेक्ट में नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, जो शायद आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व आपके बिल्डिंग के सोसाइटी के मेंबर्स वो भी बता देंगे। आपकी सोसाइटी में ओसी अगर आपकी बिल्डिंग खुद लोगों ने बना भी ली तो भी वो बनने से रही, क्योंकि उसके लिए आपको MMRDA का जब तक आपको बिल्डिंग आप उनको बना के हैंडओवर नहीं करते तब तक आपका ओसी वैलिड फोर्स में नहीं आएगा। कारण क्या है कि हमारा खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट का भी लिमिट है और हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हमने पास्ट में, आपने शायद मोनार्च ग्रुप सुना होगा, मुझे शायद ये नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसके लिए ले रहा हूँ कि हमने कुछ उसमें पैसे इन्वेस्ट करे थे और एक टाइम पे हमको ये ऑफर आया था कि आपने रुपया था, आपको रुपये का 80 पैसा मिल रहा है, आपको लेना चाहिए, लेकिन हमने नहीं माना। हम अपने इससे वो थे, एडिक्ट थे कि नहीं हमको मिलेगा। बाद में वो जेल में गए, ये गए, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। सेम स्टोरी शाह किंगडम में मेरे पर्सनल 2 शॉप्स हैं। शाह किंगडम सेक्टर 20 में एक प्रोजेक्ट है, वो भी स्टक्ड अप है और उसमें मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है 2011 या 12 में और 2013 में आई वॉज सपोज टू गेट पोजीशन। वो पोजीशन नहीं मिला, वो बिल्डर तो इंसॉल्वेंट हो गया और NCLT में प्रोजेक्ट चला गया, IRP डिक्लेयर हो गई। मुझे जिस प्रोजेक्ट के शॉप का वैल्यू 10 साल के बाद 4-4.5 करोड़ दिख रहा था, मुझे नोटिस आया, रिटन है मेरे पास, मैं ऐसे नहीं कोई बात कर रहा हूँ, IRP के थ्रू मैसेज आया था कि मुझे मेरे पेड कैपिटल का 40% का अमाउंट मिलेगा, दैट टू अगर आप क्लेम करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इस बीच में हमारी किस्मत अच्छी रही कि एक सत्यम मेट्रो वाले, उन्होंने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और वो बना और आज मुझे मेरे 2 दुकान लगभग नेक्स्ट मार्च में होंगे, डिलीवर होंगे, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में एक इंडिविजुअल शॉप की 4.5 करोड़ रुपए है। मैं अपने अनुभव से सीखा कि मैंने जो मोनार्च में गलती करी वो मुझे इस गलती को रिपीट नहीं करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कल जिन सोसाइटी से मिला था उसमें कि कुछ हमसे भी ज़्यादा लोग होशियार थे, जिन्होंने ये कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने ही अनुभव से सीखें, हम दूसरे के अनुभव से भी सीख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस स्थिति में। तो वहाँ पे कल भी एक कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग बैठे थे, तो उन्होंने भी कहा कि आपने एनालाइज किया है, तो उनका सोच था कि खर्चा इतना नहीं इतना। हमने बोला हमने जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी से रीजेंसी का कंस्ट्रक्शन कराया है उसी से ही हमने पूरा ये सर्वे करवाया हुआ है। एक बिल्डिंग के स्लैब का हमारे पास आज की तारीख में डेटा है, यहाँ पे क्या काम बकाया है, यहाँ पे किस तरह से होगा, टाइमलाइन कितना होगा। तो हर चीज़ को हमने करने के बाद इस स्थिति में खुद को पाया कि हम लोग को पहले सोसाइटी मेंबर से मिलना चाहिए। कारण क्या है कि बहुत सारे सवाल है कि आपके मन में हमको ये चाहिए रहेगा, हमको वो चाहिए रहेगा, वो स्थिति में हम इस प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ेंगे। आपकी स्थिति आप तय कर सकते हैं, आप आज स्थिति में कहाँ से जाने वाले हैं और उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस स्थिति में जाने अनजाने में आज की स्थिति में ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे BKC में 10 BKC, वो भी संजय छाबड़िया जी के इसमें वो भी स्टक्ड अप रहा, बाद में अडानी ने किया। अनफॉर्चुनेटली जो लोगों को पैसा मिला वो आपके सामने है, वो 20% से पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं मिला। मैं कोई ये डरा नहीं रहा, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। अमरापाली का एक प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन आप लोग के लिए हम जो प्रपोजल लाए हैं, हमने अधिराज को बात करने के बाद हमको कहीं से फ़ोन आया महेश भाई जी को कि आप इस प्रोजेक्ट को अगर देख सकते हैं, अगर कुछ चीज़ों का हो सकता है तो हम करें। अभी ये बिल्डिंग आप शायद आपकी बिल्डिंग 1A, तो आपका 1A बिल्डिंग जो है वो MMRDA में प्लान पास सैंक्शन है। और अभी जो 3 सोसाइटी जो अभी ये नहीं बनाने वाले हैं, T1, T2, T3, वो वहाँ से एग्जिट कर चुके हैं और वो जाएगा UDCPR में। तो इसमें काफ़ी सारा झमेला है। आप ये नहीं सोचिए कि हमको कहाँ क्या चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई भी डिसीजन आप लीजिएगा अपनी शांति, अपने समन्वय से, कोई भी चीज़ से जिससे आपको आपका फ्लैट मिल सके। मैं ब्रदरली आपको ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हमने जो चीज़ का अरेंजमेंट किया है वो अरेंजमेंट आप तक पहुंचा सके, उसके लिए हम पूरा ये प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी अगर कहीं पर भी हमको लगा कि इस प्रोजेक्ट की
वायबिलिटी में हम अटक रहे हैं, कारण क्या है कि कुछ एडमेंसी की वजह से, तो हम इसमें नहीं आएंगे, ये हम आपसे पहले ही क्लियर करते थे। बाकी आपको कलवानी जी आगे पूरा बताएंगे। थैंक यू। One more thing was pointed out that calling buyers for consent is illegal activity. So उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि this calling buyer for consent is a lawful procedure laid down under RERA Act. So RERA Act has been followed because for consent na buyer has to be contacted. Consent cannot be taken from society. RERA में society से consent लेने का provision नहीं है, तो ऐसा कुछ इसमें illegal activity नहीं है, क्योंकि आपका ही हम बोल रहे हैं, आपको हाँ बोलना है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपसे ही पूछ के काम किया जा रहा है। अगर उसको ही illegal बोला जाए तो फिर क्या करे? बिल्डर खुद भी नहीं कर सकता, आपसे भी नहीं पूछे तो फिर क्या करे? तो it is a very legal process obtaining consent. It is laid down in RERA. You can also search it. ChatGPT में डाल सकते हैं आप। तो that is the thing. So just NRO तो अभी आपको कॉल कौन करे? तो we want some manpower. So NRO has been appointed, professional agency has been appointed. Now these type of services are being provided professionally. So that has been taken care. That has been taken means they have been appointed. They are experienced enough. उन्होंने आम्रपाली के लिए किया है, 10BKC के लिए किया है. So these type of services they are providing. So they are appointed. They are appointed by Adhiraj, not by Regency. इट इज़ लाइक दैट। मैं रीजेंसी ने एनआरओ लाया, रीजेंसी को लैंड लेना है, रीजेंसी को इमोशनली करना है। अरे इधर हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। इमोशनल रीजेंसी इज अ वेल ऑफ ग्रुप। रीजेंसी का बहुत काम है। रीजेंसी के बाद 150 एकड़ लैंड तो डोंबिवली में पड़ी है, सिर्फ डोंबिवली में 150 एकड़ लैंड पड़ी है। तो वही करते करते रीजेंसी किधर, मतलब तो हम प्रैक्टिकल बात करने आए, नो इमोशनल नथिंग। बिल्कुल ये बिजनेस है, आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। आपका भला हो आपको फ्लैट मिलने से, फ्लैट से ज़्यादा कुछ मांगोगे तो हम नहीं आएंगे।